हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 4 जून 2020 और 4 जून के करंट अफेयर्स मैं आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक का डिटेल में आंसर बताऊंगा और आप सभी से लास्ट में एक प्रश्न पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से होगा। तो आप उस प्रश्न का आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए अब आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड बाइसिकल डे। विश्व साइकिल दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2018 से मनाया जा रहा है। साइकिल दिवस मनाने का उद्देश्य साइकिल की विशिष्टता, बहुमुखी प्रतिभा और दीर्घायु का जश्न मनाना है। साइकिल परिवहन सस्ता, स्वच्छ, विश्वसनीय और पर्यावरण के लिए अच्छा भी है। और साइकिल जो है कार या बाइक के अपेक्षा कम लागत में भी आता है और यह पर्यावरण के लिए अच्छा भी है। और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है और यूनाइटेड नेशन के अभी महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। बढ़ते हैं आगे। आज का दूसरा प्रश्न है, दिल्ली कोरोना ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली कोरोना ऐप अरविंद केजरीवाल के द्वारा लॉन्च की गई है। दिल्ली कोरोना ऐप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च की गई। यह ऐप लोगों को शहर में हॉस्पिटल बेड, वेंटिलेटर उपलब्धता की वास्तविक जानकारी देगा। दिल्ली कोरोना ऐप सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों की जानकारी प्रदान करेगा। दिल्ली सरकार के एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो मरीज को बेड की उपलब्धता बता सकेंगे, जान सकते हैं मरीज। वो हेल्पलाइन नंबर है 1038। इस पे डायल करके कोई भी मरीज कितनी बेड किसी भी अस्पताल में है, उपलब्ध है, तो वो उन्हें जानकारी मिल जाएगी इस नंबर के जरिए। बढ़ते हैं आगे। अब तीसरा प्रश्न है, कोरोना मरीजों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? 1 लाख बेड। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में 1 लाख बेड तैयार किए हैं कोरोना मरीजों के लिए। उत्तर प्रदेश ने सभी 75 जिलों को मिलाकर 1 लाख बेड तैयार किए हैं। इन बेडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। लेवल 1 और 2 में हल्के लक्षण वाले मरीज को रखा जाएगा और लेवल 3 में गंभीर रूप से ग्रस्त मरीजों को रखा जाएगा। 1 लाख बेड तैयार करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य हो गया है भारत देश का। और उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है, 1 लाख बेड तैयार किया गया। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। बढ़ते हैं आगे। अब चौथा प्रश्न है, विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना किसने शुरू की है? तो उड़ीसा के द्वारा विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना शुरू की गई है। क्या है यह योजना, किसके लिए उपयोगी है, जानिए। कोरोना महामारी से प्रभावित लोग, खासकर किसान और प्रवासी मजदूरों के लिए उड़ीसा सरकार 17,000 करोड़ रुपए की योजना लाई है। कितने की? 17,000 करोड़ रुपए की, 17,000 करोड़। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार मनरेगा, मत्स्य पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प और वन जैसे क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करेगी। और किसके द्वारा शुरू की गई है? तो उड़ीसा के द्वारा। तो उड़ीसा की कैपिटल हो गई भुवनेश्वर। उड़ीसा के अभी मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल। बढ़ते हैं आगे। पांचवा प्रश्न है, अब भारत सरकार ने किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। तो अब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल दिया गया है। विशेष रूप से जानिए कैसे हुआ। तो पिछले जनवरी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ थी और 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम बदलने की घोषणा की थी और अब कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है।
और किसकी बदली गई है? तो कोरोना पोर्ट ट्रस्ट कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की। तो कोलकाता पोर्ट बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। यह बंदरगाह नदी किनारे स्थित है। और किनके नाम पे हो गया है अब? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद थे। इन्होंने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। और वो भारतीय जनसंघ 1977 में जनता पार्टी बनी और फिर 1980 में जाके भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान क्या है? मतलब भारत की रैंक क्या है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट में? तो भारत की रैंक है 23वीं स्थान है। भारत पिछले साल की अपेक्षा इस साल 6 स्थान नीचे आ गया है। भारत की रैंक पिछले साल 17वीं थी, इससे पहले मतलब कि 2019 में, और ये 2020 की है। 2019 में 17वीं थी और 17 से 6 अंक नीचे आके अब 23वीं स्थान हो गई है। यह रैंकिंग स्टार्टअप बिलिंक किनके द्वारा? स्टार्टअप बिलिंक के द्वारा जारी की जाती है। इस रैंकिंग में 100 देश और 1000 शहरों को स्थान दिया जाता है। देश का अलग रैंकिंग निकाला जाता है और शहरों का अलग रैंकिंग निकाला जाता है। देशों में सबसे पहला स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान ब्रिटेन को प्राप्त हुआ और तीसरा स्थान इजराइल को। और शहरों की सूची में पहले स्थान पे सैन फ्रांसिस्को, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क, तीसरे स्थान पे लंदन है। और शीर्ष 100 शहरों की सूची में बेंगलोर 14वें स्थान पे हैं, न्यू दिल्ली 15वें स्थान पे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 7वां प्रश्न है, अब G7 देशों के शिखर सम्मेलन को कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो इसे अब सितंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। G7 देशों का सम्मेलन 10 जून 2020 को अमेरिका में होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण अब इसे सितंबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा है कि G7 को अब विस्तार करके G10 या फिर G11 में तब्दील कर दिया जाए। G10 या फिर G11 कर दिया जाए, मतलब कि 3-4 नए देशों को इस ग्रुप में शामिल किया जाए। और ये 4 देश हैं जैसे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण कोरिया को अमेरिका शामिल करना चाह रहा है। और किन में? तो G7। अभी G7 का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ 7। G7 एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन का एक संघ है, ग्रुप है। ग्रुप ऑफ 7 मतलब 7 देशों का एक ग्रुप है। और G7 की स्थापना 1975 में हुई थी, 1975 में हुई थी G7 की स्थापना। बढ़ते हैं आगे। अब 8वां प्रश्न है, अब चक्रवात तूफान निसर्ग नाम किस देश द्वारा दिया गया है? निसर्ग, तो यह बांग्लादेश ने इस तूफान का नामांकन किया है। क्या नाम है? निसर्ग। तूफान निसर्ग महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों से टकराया है। निसर्ग तूफान अरब सागर से निकला है, अरबियन सी से निकला है निसर्ग। इससे पहले पिछले मई में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक तूफान आया था जिसका नाम था अम्फन। और अम्फन का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था। क्या था? अम्फन का नामकरण थाईलैंड ने किया। और अब जो निसर्ग तूफान आया है इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं आगे। 9वां प्रश्न है, जयंती लाल ननोमा का हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल के कोच थे? तो जयंती लाल ननोमा तीरंदाजी कोच थे। जयंती लाल ननोमा की मृत्यु 34 वर्ष की अवस्था में राजस्थान में एक सड़क दुर्घटना में हो गई। जयंती लाल ननोमा पहले तीरंदाजी खिलाड़ी थे, फिर बाद में कोच बने। अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब 10वां प्रश्न है आज का, कुवैत में भारत के नवनियुक्त राजदूत कौन हैं? कौन बने हैं नवनियुक्त राजदूत, एम्बेसडर? तो अब होंगे सीबी
जॉर्ज। सीबी जॉर्ज अभी स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत हैं, लेकिन अब इनकी नियुक्ति राजदूत के रूप में कुवैत में होगी। और कहाँ कुवैत? तो कुवैत की राजधानी हो गई कुवैत सिटी। कुवैत की करेंसी है कुवैत दिनार और कुवैत के अभी प्रधानमंत्री हैं सबा खालिद अल सबा। बढ़ते हैं आगे। 11वां प्रश्न है, ब्रिटेन में भारत की अगली उच्चायुक्त होगा या होगी? कौन होंगी? तो गायत्री कुमार ब्रिटेन में भारत की अगली उच्चायुक्त होंगी। ये एक महिला हैं। अब इनकी नियुक्ति ब्रिटेन में उच्चायुक्त के रूप में होगी। अभी गायत्री कुमार लग्जमबर्ग, बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारतीय राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन अब इनकी नियुक्ति ब्रिटेन में होगी। अभी मैंने आपसे 2 लगातार प्रश्न किए थे, एक में राजदूत नाम लिया और एक में उच्चायुक्त का नाम लिया। दोनों पद सेम है लेकिन नाम अलग अलग लिया जाता। क्यों? तो उच्चायुक्त हम वहाँ प्रयोग करते हैं जो कॉमनवेल्थ नेशन मतलब कि राष्ट्रमंडल देशों में जिनकी नियुक्ति होती है उन्हें हम उच्चायुक्त बुलाते हैं, और जिनकी नियुक्ति राष्ट्रमंडल देश के अलावा होती है उन्हें हम राजदूत के रूप में बोलते हैं। और कॉमनवेल्थ नेशन में अभी कॉमनवेल्थ राष्ट्र में अभी कुल 54 देश हैं। कॉमनवेल्थ बोलने का मतलब हुआ कि जो देश कभी भी इससे पहले पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रह चुके हैं, उन सभी देशों में जो एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त होते हैं उन्हें हाई कमिश्नर और उच्चायुक्त बोला जाता है। ये फ़र्क है। और कहाँ नियुक्त हुई है इनकी गायत्री कुमार की? तो ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन की कैपिटल हो गई लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। बढ़ते हैं आगे 12वें प्रश्न की ओर। किस समिति ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को फिल्म मीडिया पर एक रिपोर्ट सौंपी है? तो यह बिमल जुल्का समिति के द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट आदि के विकास पर सिफारिश की गई है। एक रोड मैप तैयार किया गया है इस बिमल जुल्का समिति के द्वारा और सौंपा गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को। और अभी सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। ये था हमारा आज का टोटल करंट अफेयर्स वीडियो। अब हम देखते हैं मैंने आपसे जो कल प्रश्न किया था उसका आंसर क्या है। कल का प्रश्न था FSSAI के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अरुण सिंघल FSSAI के नए CEO होंगे। इन्होंने GSG अयंगकर का स्थान लिया है। और कहाँ के होंगे, किसके होंगे? FSSAI। FSSAI का पूरा नाम हो गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये था हमारा कल का क्वेश्चन। और हम देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न हमारा अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन यंत्र किसने विकसित किया है? अल्ट्रा स्वच्छ। तो आप सभी को यह आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी व्हाट्सएप, फेसबुक और स्टडी ग्रुप में, जिससे कि सभी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। और इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज का लिंक दे दिया है, आप फेसबुक पेज पे जाके पेज को लाइक कर दीजिए। और इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक है, तो आप उस इंस्टाग्राम आईडी पे जाके पेज को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम को, जिससे कि मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज पे कंटिन्यू क्यूज टेस्ट कराता रहता हूँ। तो आप उस क्विज़ में शामिल होके अपनी टेस्ट आंक सकते हैं कि आपकी क्या तैयारी है करंट अफेयर्स पे। धन्यवाद।